अभी हम सोच रहे थे एयर इरिगेशन के बारे में। तो ये एक गंभीर समस्या है। जैसे आप फिल्म लाइन में काम करते हैं तो आपने वो पराली का इसके ऊपर भी शूटिंग वगैरह की, बहुत गंभीर समस्या थी। तो खेती की जो गंभीर समस्या है, मैंने आपको बताया है कि वैसी ही एक और गंभीर समस्या हो गई चालू। वो थी ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग का जो दुष्परिणाम हमारे ऊपर हो रहा है, उसमें क्या होता है, काफ़ी बार मैंने वो शब्द प्रयोग भी किया है कि ग्लोबल शब्द के कारण सब गड़बड़ हो जाती है। ग्लोबल है यानी दुनिया में कहीं तो भी होगा। आज वो आपके घर में आ गया है। उसको समझाने के लिए बहुत आसान में किसानों के साथ में काम करना पड़ता है। भाषा उनकी ही मैं ज़्यादातर ये करता हूँ, वो कोई टेक्निकल नहीं होते हैं। तो पहले जीन पैंट वगैरह जो हमारे होते थे, वो सूखने के लिए बाहर धूप में डालते तो भी 24-24 घंटे सूखते नहीं थे। अभी आप घर में डाल दो, दूसरे दिन सूख जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए कोई मीटर वगैरह की मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो परिणाम हो रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो पत्रक है उसमें भी मैंने ये लिखे हैं मुद्दे सब कि फूल से फल की तरफ जाना है पौधों को, तो उसमें 30-40% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए। आज वो बारिश के दिन छोड़ दिए तो 15-20% पे ये आ गई है। गर्मी में तो 10% पे। अभी भी मैं पुणे में पिछले एक 8 दिन पहले ही रात में 60% रहती है। मैंने मेरा हाइग्रोमीटर मेरे सामने ही लगा के रखा है घर में। रात में 60% रहती है। जैसा ही सूरज निकलता है 7 बजे, 9 बजे तक वो 25 पे आती है और दोपहर में 1 बजे तो 10% पे आ जाती है। अभी तो नवंबर है, मई आना बाकी है। इतना ड्राइनेस बढ़ गया है। तो ये ड्राइनेस का ये प्रोडक्शन पे ये असर हो रहा है। प्लांट ग्रोथ पे फोटोसिंथेसिस कम कर रही है। दूसरा एक और गंभीर विषय, जैसे जैसे इसमें मैं जा रहा हूँ तो एक बातें आ रही है। एक गंभीर विषय अभी ऐसा सामने आ रहा है कि ज़मीन को क्रैक जा रही है। पहले कैसे मई महीने में क्रैक जाती थी, वो भी काले मिट्टी को जाती थी, बाकी मिट्टी को ज़्यादा जाती नहीं थी। अभी कोई भी प्रकार की हो, अभी यहाँ पे भी घूमेंगे ना आप, जबकि यहाँ अभी भी काफ़ी सवेरे ओस गिरी हुई थी, लेकिन अभी भी यहाँ ज़मीन को क्रैक जा रही है। अभी तो नवंबर ही चालू है, तो मई महीने में तो इसके ऊपर मेरे वीडियो भी पैर जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी क्रैक जा रही है। ये क्यों हो रहा है? तो पहले क्या होता था कि हवा की नमी को सोख कर मिट्टी अपने को ये मेंटेन रखती थी, मॉइस्चर कंटेंट उसका। अभी ये प्रक्रिया उल्टी हो रही है, जिसको मैं रिवर्स ऑस्मोसिस कहता हूँ, कि अभी ज़मीन का पानी हवा खींच ले रही है, क्योंकि हवा सूखी हो गई है, हवा में नमी है ही नहीं, तो उसके कारण क्रैक जा रही है। और ऊपरी परत को अगर क्रैक जाती है तो हेयर रूट, जो एक्टिव रूट बोलते हैं हम, आप में से कोई बांटने वाला है? तो सब एक्टिव रूट हेयर रूट्स ही होते हैं, वो क्रैक जाने के कारण डिस्टर्ब होते, टूट जाते हैं, अपने आप ग्रोथ पे परिणाम होता है माइक्रो लेवल माइक्रो। तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का और आर्द्रता ख़त्म होने का एक दुष्परिणाम है एक प्रकार से। तो इसके ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा है, फुकट में था इसलिए किसने सोचा ही नहीं। तो ये गंभीर समस्या आने वाले समय में बढ़ते जा रहे हैं। और भी ऐसे काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं कि जैसा अचानक एक आधी टहनी सूख जाती है, हम दुकान वालों की तरफ जाते हैं, वो ये खाद डालो, वो खाद डालो। जैसे मेरे घर के ही खेत का एक वीडियो मैंने किया है, वो मराठी में और शायद हिंदी में भी है बहुत एक। तो उसमें क्या हो गया, उसने कपास लगाई थी, उसको इधर लोकल भाषा में पराठी बोलते हैं। तो वो सूख रही थी, नवंबर में ही सूख रही थी, जबकि नवंबर से सीज़न शुरू होना चालू हो जाता है कपास का। अब वो काम धंधा कुछ करता नहीं था, इसलिए पैसे पीछे कुछ नहीं, मेरे कजिन इसका ही ये है, वो बेटा ही था। तो और ड्राई ये था वो बिना सिंचाई वाली कोरडो जिसको बोलते हैं मराठी में, वो कपास लगाई थी उसने। तो दुकानदारों ने सबने उसको ये दवा डालो, वो खाद डालो, सब दिया। इसके जेब में कहाँ पैसे थे। फिर फुकट वाला चाचा बैठा ही था इधर, मेरे को फ़ोन किया उसने कि, तो मैंने बोला उसका फ़ोटो भेज तो पहले, ख़राब हो रही करके मेरे को बोला था। फ़ोटो भेजा, क्लियर कट दिख रहा था, वो पानी ड्राई क्लाइमेट के कारण हो रही है। मैंने बोला एक काम कर, तो अब तेरे उसके पास में ये सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं था, तो आजू बाजू में कहीं से तेरे को तो 150 लीटर पानी मिलेगा क्या? हाँ उतना मिल जाएगा, बोले बाजू वाले पड़ोसी के पास में कुआँ है, तो वो लेकर आ बोला, और पीठ के ऊपर का जो दवा छिड़कने का पंप है तुम्हारे पास में, उसमें भरो
और नोजल आकाश के तरफ करके केवल उसमें से शाम के समय सूरज डूबने के बाद में चक्कर मारो बस। चौथे दिन उसने मेरे को फ़ोन किया कि अंकल सब कपास सुधर गई बोले। तो उसका वीडियो में क्लियर दिखता नहीं, लेकिन जब मैं गया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना फ़र्क होता है करके। पूरा आदेश में ही करने को बोला था मैंने उसको, आधा एकदम ग्रीन, उसको मराठी में इधर वो कपास के इसको बोंड बोलते हैं जिसमें कपास लगा हुआ रहता है, वो भी आना चालू हो गया और इसका सूखना चालू हो गया। इतना असर ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का होता था, वही हमारी फसल, रबी की फसल जो है उसी के ऊपर। लेकिन वो फुकट में होने के कारण हमारा किसी का ध्यान नहीं गया। अभी उसके तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे, यही बैठेंगे दो ज़मीन को पानी दे, कोई उपयोग नहीं होने वाला। इतना ये गंभीर विषय है, इसलिए मैं पिछले 3-4 साल से इसी के ऊपर फिर रहा हूँ। नाही त्याचं वेगळं आता लॉजिक सापडत नाही त्याचं. सरांशी डिस्कस नाही केलं, आता भेटतोय. मागच्याच दाखवलं होतं, एक झाड सुकून राहिलं होतं, त्याला पानं फुटली परत, पण त्याला खालती, पण तुम्ही आपलं चर्चा झाली होती सर याच्यावरती, त्याच लॉजिकवरती. मनोजींनी सांगितलं की तुम्ही असं करा, शेण आणा, त्याचं ते सगळं बनवलं, गोमूत्र वगैरे, आणि टाकून दिलं, आणि प्रार्थना केली की बुवा जग म्हणून. आणि आता त्याला बऱ्याच मेलेल्या झाडाला पानं आली असं म्हणा तुम्ही, परत जगलं ते. नहीं, मनोज जी का तो पूरा नर्सरी केवल इसे, वो तो सबको बोलते हैं, मेरे को कुछ, मेरी पहचान पुरानी नहीं है उनसे। ये मेरा वीडियो देखा, उस पर से उन्होंने किया और बोलते ये एयर इरिगेशन सिस्टम नहीं रहता तो मेरी नर्सरी बचती ही नहीं थी। मनोजी ने इनका वीडियो देखा, फौरन लगा दी। गाड़ी का आवाज है। तो